अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों और तौहीन अदालत समेत कुछ ऐसे मुकदमात की समाअत होने जा रही है जिसके मुल्की सियासी मुस्तकबिल पर अहम असरात पड़ सकते हैं। कल यानी 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। और इस केस का बराह रास्त ताल्लुक हुकूमत के मुस्तकबिल से है, क्योंकि अगर फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का फैसला किया तो इससे हुकूमत की अक्सरियत को भारी नुकसान पहुंचेगा। अहम बात यह कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए समाअत के दौरान यह ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं। इसलिए देखना होगा कि 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक क्या फैसला करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत भी अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी NA 48 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार को बयान हल्फी के साथ असल फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने के लिए 6 जून तक की आखिरी मोहलत दे चुके हैं। और उन्होंने वाजे किया है कि अगर कामयाब उम्मीदवार ने अगली समाअत पर दस्तावेजात जमा ना करवाई तो यकतरफा कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है उससे नून लीग की तीनों नशिस्तें खतरे में नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी कामयाब उम्मीदवार ने असल दस्तावेजी ट्रिब्यूनल को जमा नहीं करवाई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक नए मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद यह मामला नया मोड़ इख्तियार कर सकता है, जिसमें सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस के बजाय साबिक जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह बनाने की इजाजत दे दी गई है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास अब यह इख्तियार है कि वो जब चाहे इलेक्शन बेज़ाब्तगी से मुतल्लिक केस एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर सकती है। यानी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही यह मामला किसी दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किए जाने का इम्कान बरकरार है। इसके अलावा 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत केस में तलब कर रखा है। यानी अगला हफ्ता कानूनी और सियासी लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है। अहम बात सियासत में कशीदगी और तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल मुल्क को सियासी, माशी और अदालती बहरान से निकालने के लिए मुमकिना 7 नुकाती हल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि यह जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आएं, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, अना और गुस्से के जज्बात को कम करें। कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए सब दरगुजर करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अहम बात यह कि हुकूमत कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर देती रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकारी है। इसलिए अब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की पेशकश पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस समेत हम दीगर मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तार ने। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कई मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन इस बहरानी कैफियत में जहाँ पे सियासी महाजराई भी देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एक मामला भी हमारे सामने है, वहीं पर एक मरतबा फिर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यह पेशकश की है कि सियासी, माशी, अदालती बहरान से निकलने के लिए 7 नुकात हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि यह ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें, बात करें, खुले जहन के साथ जो संगीनी है इस वक्त मामलात की, उसको समझें और गौर व खौज करें और अना और गुस्से को साइड में रख के मामलात को हल करें। क्या ये मुमकिन है? माजी में आप लोगों की तरफ से भी पेशकश होती रही है, अब तो खुद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि बैठ के बात करने की जरूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करने की जरूरत है। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि आरिफ अलवी साहब ये क्यों बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर जो असल बहरान पाकिस्तान में नहीं है, असल बहरान PTI के अंदर है कि जहां पे शेर अफजल मरवत को साइडलाइन कर दिया। पार्टी के अंदर एक फैक्शन कह रही है कि पाकिस्तान को तोड़ना है, 1971 के हालात हैं और इमरान खान शेख मुजीब हैं, और वो सारा एक बयानिया खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की जा रही। ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। हमेशा से इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद रहा है, हमेशा से इन्होंने जो बात की है उसके ऑपोजिट उसका एक्शन किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक इनके तजादात हैं आपस के, और जो आपस की महाजराई है वो खुल के सामने आ रही है कि एक तरफ एक सर्कुलर इशू किया जाता है कि 1971 वाली कैंपेन बहुत अच्छी चली और अप्रिसिएशन दी जाती है चेयरमैन PTI बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से कि जिब्रान लियास ये अकाउंट चला रहे हैं, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी तरफ जो है उसको डिसोन किया जाता है। रऊफ हसन कहते हैं इसको ओन नहीं करते। एक पार्टी है जो अपने अंदर ही तजादात का एक मजमुआ है, जो कभी कहती है हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम फलां से करेंगे, कभी कहते हैं फलां से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ही नहीं। ओ भैया, आपको बात की पेशकश किसने की है?
और क्या आपके आपस के मसाइल लेकिन देखिए, माजी में आप लोगों का ये एतराज रहा है क्योंकि आप लोग भी टीवी के जरिए आके पैगाम रसाई करते हैं ना कि बात करें, सियासी जमातों से बात करें, और नहीं करते जब वो तो आप ताने देते कि आप सियासी जमात के साथ बैठते नहीं है। अब डॉक्टर आरिफ अलवी ऑब्वियसली एक हाई प्रोफाइल शख्स है, पार्टी में साबिक सदर भी रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, मामलात की संगीनी का जायजा लें और हल निकालें, तो कोई ना कोई तो डिबेट भी होगी, पेशरफ्त होगी उनकी पार्टी में, इसलिए उनकी तरफ से ऑफर है। तो अब आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इसका? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि क्या वो बात करने पे तैयार हैं, और क्या हम 9 मई की जब तक फैसला नहीं होता, जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत पे, मुल्क के दिफा पे हमला किया और शुहदा की यादगारों को उठा उठा के ज़मीन पे मारा और उनकी बेहुरमती की, और उस पर अब सीना तान के खड़े हैं कि जी हमने 9 मई किया था, हम बड़े महान लोग हैं, और जब भी कोई शहीद होता है एक कैंपेन चलाई जाती है। मैं तो नहीं इस हक में कि किसी भी ऐसे शख्स से बात की जाए जो सियासत को, सियासी जमात को, सियासी लीडर को पाकिस्तान से आगे रखे। आप अपने केसेस डिफेंड करें, आप तोशा खाना का जवाब दें, आप साइफर का जवाब तो दें। मतलब अब हुकूमत की तरफ से भी ये जवाब है कि हमें तहरीक इंसाफ से बात नहीं करनी है, आप अपने कानूनी केसेस कानूनी तरीके से हल कराएं। मैं तो चाहता हूं कि देखें, पार्लियामान में जो पीटीआई की एक पार्टी मौजूद है, उनसे बात हो भी सकती है, बात होनी भी चाहिए, मामलात को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, मगर बानी चेयरमैन पीटीआई से कोई बात नहीं हो सकती। अब ये 1971 वाली जो कैंपेन चलाई है और उस पर अप्रिसिएशन दी है और कहा है कि जी बहुत अच्छा काम हुआ है, और साथ आधे लीडर्स कह रहे हैं ये कि इसको मत मानो, ये तो हमने किया ही नहीं है। ये जो गुड कॉप बैड कॉप की सियासत चल रही है ना पाकिस्तान में, हम इसको रद्द करते हैं और हमारा एजेंडा जब आपका जो आपने पूरा एजेंडा बताया है, अगर उसको आपने उस पर अमल दरामद करना है तो उसके लिए सियासी स्टेबिलिटी तो चाहिए। और ये कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, आप भी मुजाहिमत करते थे, कहते थे पावर टॉक्स टू पावर, शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमाना एक रवैया रखते थे। यहां पे आप ये कह सकते हैं कि शायद आप थोड़े सटल तरीके से करते थे, ये ज्यादा ब्लंट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये सियासत में कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एक रिफॉर्म एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करें तो उसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, तो अब अगर वहां से एक ऑफर आई है तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कभी भी हमने ये नहीं कहा था कि खुदा ना खास्ता हम इक़्तिदार में ना रहे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। हमने कभी 1971 से कंपेयर नहीं किया। पीपल्स पार्टी को देख लें, पाकिस्तान खपे का नारा लगा, आप हमें देख लें, मियां नवाज शरीफ अपनी एहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए, उनका लॉस बर्दाश्त किया, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा पे आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। अब ये लोग देखें, ये सियासी इंस्टेबिलिटी के एक एग्जाम्पल है कि ये लोग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। धरने किए, चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट था, उसको साबोटाज किया। बात ये है कि इफ एनीथिंग दीज पीपल कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इनके मेन स्ट्रीम में आने से कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? सही, मैं तो समझ वो नहीं होगा। लेकिन अब ये जो 1971 वाला मामला है जिसपे आप लोगों ने, एफआईए ने इंक्वायरी भी इनिशिएट की है, उस पर पाबंदी के हवाले से भी एक तो फैसल वावड़ा साहब ने बात की कि पाबंदी लग सकती है, राना सनाउल्लाह साहब से भी सवाल हुआ है, तो क्या कोई ज़ेरे गौर है ऐसी चीज के तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए? देखिए, एफआईए की इंक्वायरी एक सीरियस इंक्वायरी चल रही है और देखते हैं कि ये इंक्वायरी किस तरह आगे बढ़ती है, और उसके बाद देखेंगे अगर कोई कानूनी मुशावरत करनी हुई तो कानूनी मुशावरत करेंगे। एज ऑफ नाउ ज़ेरे गौर नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि काबीना में तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई अब तक, तो यही पोजीशन है इस वक्त तक। ऐसी डिस्कशन हुई नहीं। अच्छा, मगर मैं ये समझता हूं कि कानूनी मुशावरत कभी तो हो सकती है इस पे, मगर ये एफआईए की इंक्वायरी किसी तरफ लगेगी तो कोई कानूनी एफआईए की जो इंक्वायरी है उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि क्या पीका के अंदर कोई ऐसा कानून है जो कि इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी के हवाले से वो शिक उसको कवर करती हो? एक तो ये कानूनी सवाल है, दूसरा पे ये सवाल है कि जब मुश्किल वक्त नवाज शरीफ पे था, और एक तकरीर जिसका हवाला भी दिया जा रहा है जो चल भी रही है कि 2018 में जब पार्टी सदारत से उनको हटाया जा रहा था तो उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा जो सलूक मेरे साथ हुआ है उस तरह के सलूक की माजी में लीडरों को बागी बनाते रहे। शेख मुजीबुर रहमान कोई बागी नहीं था, उसको बागी बनाया, तो वो तो अपने हालात को भी कंपेयर कर रहे थे कि मेरे साथ जो हुआ उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान को भी बागी बनाया गया था। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने खुदा ना खास्ता 9 मई के हमले नहीं किए थे। नहीं, अभी तो 71 की बात कर लेना पहले, क्योंकि 71 के बयान के हवाले से बात करें, फिर उस पर भी आ जाएंगे। अच्छा साहब, ये पिक एंड चूज तो नहीं है ना, एक लीडर की एक स्टेटमेंट और एक फिर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस, जो एक जहन साजी की जाती है, एक बयानिया बनाया जाता है, वो वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं होती है। आप जब लोगों को उकसाते हैं कि आओ और जिना हाउस को आग लगा दो और कैप्टन कर्नल शेर खान जिसकी दुश्मन तारीफ करता है उसका मुजस्मा जला दो, तो ये एक जहन साजी है, एक नैरेटिव है, एक एक स्टेप है। तो ये तो एक सीरीज ऑफ एक्शन है ना, ये वन ऑफ स्टेटमेंट तो नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। इधर आए रोज
कभी किसी ने आपने सुना कि फलां लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इधर कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नैरेटिव बनाया गया इस मुल्क के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कानून में ये शिक मौजूद है और इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ऐसी किसी स्टेटमेंट जिससे पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करें वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। सही, लेकिन इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जो 1971 है, हर सियासी रहनुमा जब मुश्किल में होता है 1971 की बात करता है, तो 1971 की बात करना या पैरेलल ड्रॉ करना जो उसके साथ गुजर रही है, ये तो पाकिस्तान में कोई मायूब बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आज आप लोगों की तरफ से यह कहा जाता है कि देखिए शेख मुजीबुर रहमान तो इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत थी, उसने मुक्तिबानी के साथ मिलकर ये किया, इंडिया के साथ मिलकर ये किया, लेकिन जब बुरा वक्त था तो आप लोग भी मिसालें दे रहे थे, तो इस पर कैसे केस बनेगा? पॉइंट ये है कि एक वन ऑफ स्टेटमेंट और एक पूरी कैंपेन जिसमें वीडियो बना के कौम को बताया जाए कि ये करना है और पीछे फिर पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, 9 मई के हमले हो, जहन साजी हो, पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क बैठ के जो है वहां पे आप बयान दे, तो ये तो पूरी एक कैंपेन है ना जिसको आप कल्मिनेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये 1971 वाले हालात हैं। तो देखिए वन ऑफ स्टेटमेंट में, सीरीज ऑफ इवेंट्स में और एक नैरेटिव में और एक जहन साजी में और प्रोपेगेंडा में बड़ा फर्क है। अच्छा, ये क्योंकि आपने जिब्रान इलियास वाली बात की थी, मेरी क्योंकि उमर अयूब साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये नोटिफिकेशन फेक है। हाँ, जो खराज तहसीन सोशल मीडिया को करने वाली बात थी वो तो हमारे प्रोग्राम में इंतजार पंजोता साहब ने उसको कंफर्म किया कि वो इमरान खान ने जरूर की है। जिब्रान इलियास वाली जो आपने बात की थी, मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उमर अयूब साहब ने मुझे बताया कि वो फेक है। लेकिन अब जरा मुझे बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान के बयान भी चल रहे हैं जो उन्होंने कल तकरीर की, बहुत सख्त बातें की हैं, शायद नशर भी ना की जा सकें, तो क्या मौलाना फजल रहमान पर भी इसी तरह का कुछ है? देखिए मैंने अभी तक उनकी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं है, मैं अभी मंगवाता हूँ कि क्या स्टेटमेंट है, उसका जायजा लेते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें इस माहौल में जहाँ पे इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, दोस्त ममालिक आप पे एतबार कर रहे हैं, किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो नुकसान। लेकिन अगर कोई मदाखलत के खिलाफ बात कर रहा हो कि सबको अपने आईनी दायरे में रहना चाहिए, मदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसको कोई कंडेम कर रहा हो, आप लोग भी करते थे माजी में, तो उसको पाकिस्तान मुखालिफ कैसे करार दिया जाए फिर? नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट नहीं देखी। आईनी दायरा कार में तो सबको रह के काम करना चाहिए। इसीलिए तो इल्जाम लगता है ना हुकूमत पे पिक एंड चूज का, कि तहरीक इंसाफ की जो स्टेटमेंट है वो फौरी तौर पे FIA की नजर से भी गुजर जाती है, आपकी नजर से भी गुजर जाती है, मौलाना फजल रहमान साहब की जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद देखी भी नहीं हमने। देखिए बात ये है जी, मुदाखलत की जहां तक बात है, वो 1971 और मुदाखलत में कोई, अगर तो उन्होंने 1971 की बात की तो आपकी बात मान जाता हूं, मगर मेरा कहना ये है, नहीं वो तो आज की बात कर रहे थे, हम तो खुद कहते हैं कि हर इदारे को अपने आईनी दायराकार में रहकर काम करना है, इसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। कल 3 जून को जो है समाअत शुरू हो रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के हवाले से, और अब ये जो फुल कोर्ट है वो इसकी समाअत करेगा। इससे पहले जो अबूरी हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट में अताउल्लाह तारड़ साहब, उसमें ये ऑब्जर्वेशंस आई थी जिसकी बुनियाद पे फिर मुअत्तल भी किया गया था जो रिजर्व सीट्स का मामला है अबूरी तौर पे। उसमें ये कहा गया था कि जो जमातों का तनासुब है उसके हिसाब से तो उनको रिजर्व सीट मिल सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको कैसे मिल सकती हैं जबकि आइन में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये मामला आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 2/3 मेजॉरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर ये सीटें आपको नहीं मिलती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी। देखिए बात ये है, आइन के अंदर एक तरीकेकार वजह है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से आपको ये रिजर्व सीटें मिलेंगी। एक जमात ने लिस्ट जमा ही नहीं कराई, एक जमात ने अपनी प्रेजेंस ही नहीं शो की असेंबली के अंदर, उनको सीटें कैसे मिल सकती हैं? अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हाउस कंप्लीट होना है, तो उसी तनासुब से जिन लोगों की लिस्टें मौजूद थी उनको सीटें मिलती होती हैं। आइन और कानून बिल्कुल वाजे है, अगर तो इन्होंने कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन की होती जिसका पार्लियामान में वजूद था तो फिर तो ठीक है, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, वो तो इन्होंने बाद में जाके एक पार्लियामानी पार्टी बना के अपने कागज जमा कराए असेंबली के अंदर। तो मुझे बताइए कि उनको कैसे सीटें मिल सकती हैं? तारड़ साहब, इस मामले पे तो अदालत में जरूर बहस होगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को मुकम्मल करने के लिए जमातों को तनासुब से ज्यादा सीटें कैसे दी जा सकती है, ये इसका जिक्र भी तो नहीं आइन में। नहीं, फिर देखे ना, जब हाउस कंप्लीट होना है और हाउस की सीटें जो हैं वो रिजर्व सीट किसी ना किसी को जानी है, आप आजाद ग्रुप बना के आप उस तनासुब से वो सीट नहीं ले सकते, वो एग्जिस्टिंग जमातों को जाएंगी। देखें 2013 में क्या हुआ। बट अता साहब, इसका भी तो जिक्र नहीं है ना, आइन में तो नहीं है, ये तो फिर वही होगा ना कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि आप अपने तनासुब से ज्यादा सीटें लेके जा रहे हैं। देखिए
इलेक्शन एक्ट 2017 को अगर आप पढ़ें 2013 में क्या हुआ, हमारी लिस्ट एग्जॉस्ट होगी, उसमें लिखा है कि जो पार्टी अपनी लिस्ट एग्जॉस्ट कर लेगी उससे एडिशनल लिस्ट ली जाएगी। हमारे से एडिशनल लिस्ट ली गई, हमारी कई एमएनए जो हैं वो एडिशनल लिस्ट के अंदर आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद इलेक्शन एक्ट 2017 ये इकट्ठा है। और मैं ये समझता हूं कि अगर देखिए हाउस कंप्लीट होना है तो लिस्ट की एग्जॉस्ट होने का जिक्र कानून के अंदर मौजूद है कि वो एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। जिस जमात ने लिस्ट ही नहीं दी, नई लिस्ट स्टेट पे नहीं दी जा सकती। मैं वही कह रहा हूं कि एक जगह तो कानून है, रूल्स हैं जिसपे कह रहे हैं कि नई लिस्ट नहीं दी जा सकती, दूसरी जगह हम ये कह रहे हैं कि हम आइन को थोड़ा सा अमेंड कर लेते हैं पार्लियामेंट को पूरा करने के लिए। अमेंड ही हो रहा है ना कि अगर तनासुब तो नहीं माने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फजल रहमान साहब की जमात खैबर पख्तूनख्वा में 5 सीटें हैं लेकिन उनको रिजर्व सीट अपने 5 जीती हुई सीटों से ज्यादा मिल गई हैं, 2 ज्यादा मिल गई, 7 हो गई हैं। ये तनासुब तो नहीं माना फिर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एग्जॉस्ट जब लिस्ट हो जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि आप एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद इलेक्शन एक्ट 2017। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा मामला है। और ये जब एग्जॉस्ट हो जाए तो एडिशनल सीटें मिल सकती हैं, एग्जिस्टिंग जमातों को मिलती होती हैं, हमेशा मिलती हैं। अब देखते हैं कि इस पे अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन इसके अलावा पहले माजी में आपसे इस हवाले से बात होती रही और आपका यही मौक़िफ़ रहा है कि देखें जो ये फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की बात करते हैं, जब ट्रिब्यूनल बनेंगे तो वहाँ पे हमारे लोग जाएंगे, अपने फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। अभी इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल है उसकी समाअत हो रही है और आपने देखा है कि जो 3 सीटें इस्लामाबाद में, जिसमें 2 आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे, 1 आज़ाद थे जो जीत के आपकी पार्टी में आए, मुसलसल उनसे कहा जा रहा है फॉर्म 45 दें, ना वो अपने फॉर्म 45 दे रहे हैं, ना वो बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं और आरओज प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माने भी लग चुके हैं। अदालत भी बार बार कह चुकी है कि अगर आप नहीं आएंगे तो भाई हम यकतरफा फैसला सुना देंगे। अब यहाँ तो फॉर्म 45 आपके पास है तो जमा करवा दे, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं हल्कों में उनके फॉर्म 45 तो मैच कर गए हैं। नून लीग क्यों नहीं जमा करवा रही है? देखिए मैं समझता हूँ अगली पेशी पे ये फॉर्म 45 जमा हो जाएंगे और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, रजा खुरम साहब, अंजुम अकील साहब, वो तीनों अपनी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो अपने फॉर्म 45 भी जमा कराएंगे और अपने केस का दिफा भी करेंगे। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? जैसे तोशा खाना में आप मिसाल देते हो, बिल्कुल ठीक है कि अगर तोहफे आपने लिए हैं, कितनी रकम दी है, कितने के खरीदे, आप हिसाब दे दें। तो फॉर्म 45 जिसके पास हो पहली समाअत में दे दे। आरओ नहीं आ रहा, उसको फाइन लग रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम यकतरफा फैसला दे देंगे। इतना क्यों ताखिर कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है वो कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, उनका राइट है और अगली पेशी पर उनको जमा करा देने चाहिए सर। तो आपके ख्याल में अब ये ट्रिब्यूनल से ही फैसला आएगा या ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके ट्रिब्यूनल ही बदल दे? क्योंकि अब तो आप लोग ये ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गए हैं कि रिटायर्ड जज की सरबराही में भी ट्रिब्यूनल बन सकता है और वो रिटायर्ड जज का फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जी वो इस पे लाहौर हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि हमारा वर्कलोड ज्यादा है और केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों में कई साल लग जाते हैं। तो इसमें तो लाहौर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर मौजूद है। तो अभी कब्ल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, मगर मैं ये समझता हूँ कि इन केसेस का फैसला होना चाहिए, किसी तरफ लगना चाहिए इस मामले में। लेकिन अता साहब, जब जैसे अभी आप पीटीआई में जो बात कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पूरा ट्रेंड देखा जाता है आपकी पार्टी का क्या है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड ही देखना चाहिए ना। लाहौर हाईकोर्ट तो इतने टाइम से कह रहा है कि 6 जो जजेस हैं उसके ट्रिब्यूनल आप बनाएं, इलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा। बाकायदा इस पिछले हफ्ते उसका फैसला भी आ चुका है कि जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए आप ट्रिब्यूनल बनाएं। एक तरफ ट्रिब्यूनल नहीं बना रहे थे, फिर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है और आपके लोग जो है वो फॉर्म 45 भी नहीं जमा करा रहे। अगर इस पूरे सिनेरियो को भी आप मिला के देखें तो सवाल बनता है कि क्यों ऐसा हो रहा है फिर? देखिए बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 जमा भी कराए हैं, इस्लामाबाद वाले कैंडिडेट भी करा देंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। तो इन मामलात को जल्दी हल हो जाना चाहिए और हल हो भी जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बोन ऑफ कंटेंशन है। और आपको लगता है, क्योंकि जो लाहौर हाईकोर्ट की आपने बात की, ये चैलेंज भी हुआ है जो ऑर्डिनेंस का मामला है, जो ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको तब्दील होना चाहिए विद अ रिटायर्ड जज? देखें बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अदालतों का वर्कलोड ज्यादा है और अच्छी शोहरत के रिटायर्ड जजेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल उनको ट्रिब्यूनल्स में इंक्लूड होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये अता साहब ये मामला और मुतनाज़ा नहीं बन जाएगा? क्योंकि जो शख्स चैलेंज करता है ट्रिब्यूनल में अपने इलेक्शन को, उसका तो मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है कि आपने उसको नोटिफाई कर दिया, मैं तो इस इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज कर रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन ही उन रिटायर्ड जजेस को तैनात करेगा। तो फिर ये मुनसिफ और मुद्दई तो एक ही हो गया ना यहाँ पर। नहीं, बट बात यह ना कि अभी भी तो ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन ही लिखता है ना जी, और इलेक्शन कमीशन ही उनकी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। These are election tribunals under with meaningful consensus with the Chief Justice of the High Court. Obviously, but है तो nevertheless election commission की तरफ से इनिशिएट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अता मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। कल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट अहम समाअत करने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के हवाले से ये समाअत होगी। और कल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब से बात की थी, तो रऊफ हसन साहब ने ये कहा था कि हमारी कोर कमेटी का जो एलामिया है और हमारी जो पॉलिटिकल राय है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के किसी केस में भी काजी फाइज ईसा को नहीं बैठना चाहिए, जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आखिरी फैसला है वो हमारी कानूनी टीम करेगी। इसके अलावा कल ही हमने देखा कि एक और अहम फैसला सामने आया, जिसमें जो तफसीली फैसला सामने आया, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब और जो 4 जजेस थे उन्होंने ये मौक़िफ़ पहले ही इख्तियार किया था 30 मई की समाअत में कि जो नशियात है इमरान खान जो नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक पे थे, वो नशियात लाइव नशर नहीं की जा सकती, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। उसका कल जो वजाहती फैसला आया है उसमें ये कहा गया था कि खदशा था कि कोई पॉलिटिकल फिगर जब आके बात करता है तो शायद वो उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और जो एप्रीहेंशंस थी जजेस की वो कल दुरुस्त भी साबित हुई है। तो कल ही हमने देखा है कि ये दोनों वाक़यात सामने आए, जिससे लगता है कि जो तनाव की कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान वो शायद आगे जाके मजीद बढ़े। हम इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल ही हमने देखे कि एक तो पीटीआई की कोर कमेटी का एलामिया आया, फिर तर्जुमान साहब ने हमारे प्रोग्राम पे बात की और कल ये तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मामलात यहाँ से कहीं कम होंगे, शिद्दत कम होगी? शिद्दत तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, शिद्दत तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मगर इसके ज़िम्मेदार अगर पीटीआई है तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ अदलिया भी उसकी ज़िम्मेदार है। और ख़ास तौर पे ये जो बराह रास्त नशियात वाला फ़ैसला आया है ये इंतहाई गैर मंतकी और बहुत अजीब व गरीब है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो आला तरीन अदालत होती है और उसके जो जजेज़ हैं वो एक पहाड़ की मानंद होते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई सियासतदान रोस्टम पे आता है या कोई गैर सियासी रोस्टम पे आता है, कोई ताकतवर आता है या कमज़ोर आता है, और अगर वो कोई खिताब करता है या खुतबा करता है तो जजों के पास ये अख्तियार होता है उसको रोक देने का। तो जिस किस्म की वजूहात वो उस तफसीली जो ऑर्डर में लिखी गई हैं बराह रास्त नशियात ना दिखाने की, अगर कोई सियासतदान कोई ऐसी बात करेगा भी जो अभी उसकी नहीं है और पहले से एप्रीहेंशन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है किसी को रोकने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास अख्तियार है कि आप उसको रोक देते हैं। या तो आपको ये शक है कि कहीं वो 13 जनवरी के फ़ैसले का जिक्र ना कर दें खान साहब, तो इस तरह की एप्रीहेंशंस की बुनियाद पे और फिर ये कहना कि सियासतदान जो होते हैं इसको सियासी प्लेटफॉर्म बना देते हैं। मेरे तो ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सियासतदानों को बुलाए बगैर करती है वो भी किसी सियासत से कम तो नहीं होता। वो जो लाइव ट्रांसमिशन हमने आज तक देखी हैं बहुत सारे मामलात में, और जो जजेस के रिमार्क्स आते हैं, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और सवालात होते हैं, क्या वो ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं होती? क्या वो सियासत नहीं होती? क्या वो एक पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा होता है ख़ास फैसले के लिए? तो इसमें पर यह भी कहा जाता है कि पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं लोग या सियासतदान। तो भाई पब्लिक परसेप्शन से आप क्यों घबरा रहे हैं? फिर आप ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जजों ने उस पब्लिक इंटरेस्ट की तशरीह ये की है कि वो मामला जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, हालांकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की तशरीह नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट है वो मफाद आमा, पब्लिक इंपॉर्टेंस भी वही है कि जो अवाम के मुफाद की जो चीज़ है, और ज़रूरी नहीं है लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हों, मगर वो अवाम के मुफाद की है। क्योंकि 22 करोड़ अवाम ने LLB नहीं किया हुआ, वो वकील या जज नहीं है, उन्हें नहीं पता उनके मुफाद में क्या है। तो जजों ने यह तय करना है कि अवाम के मुफाद में है, ना कि जजों ने यह कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही। ये वो वाला पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है जो जिसको तशरीह जो है। क्योंकि जब ये आपको इनफैक्ट जब ये फैसला हुआ था जजेस ने ये फैसला किया कि इमरान खान को हम वीडियो लिंक के जरिए इस केस में सुन लेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीम किया गया था उस वक्त। एग्जैक्टली वो फैसला लाइव स्ट्रीम किया गया। देखिए बात यह है कि फैसला नहीं, इनफैक्ट वो समाअत लाइव स्ट्रीम की गई थी। वो समाअत जो थी, देखिए बात यह है कि इमरान खान है या कोई भी कैदी, अगर उसको आपने एक वीडियो लिंक पे अदालत में बुला ही लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है आर्टिकल 184(3) के तहत, और इसकी समातें लाइव पहले हो चुकी हैं जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो क्या वजह है कि सिर्फ एक सियासतदान की वजह से आपने उसकी लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी? एक पीटीआई के एडवोकेट जो केपी के एडवोकेट जनरल था, उनका मौक़िफ़ ये डिस्क्रिमिनेशन था। अदालत ने तो अपने फैसले में कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारी डिस्क्रिशन है कि कब हम ये इजाज़त देंगे। नहीं, ये बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट वैलिड इसलिए भी था कि अगर चारों सूबों को बुलाया हुआ है और एक सूबा है, एक हुकूमत है,
वो कह रही हैं कि हमें सुना जाए, और वो हुकूमत बतौर एक फ़रीक एक मौक़िफ़ ले रही है कि उसको बराह रास्त दिखाया जाए। तो सूबा इस तरह डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कि उस सूबे में जो हुक्मरान जमात है उसका एक लीडर है, वो बात करना चाह रहा है और वो हुक्मरान जमात सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि इसको सुना जाए। तो उस सूबे को एक फ़रीक के तौर पे लिया जाए ना, उस सूबे को एक सियासतदान की हमायती के तौर पे क्यों लिया जा रहा है? वो सूबाई हुकूमत है, उसका एक मौक़िफ़ है, फिर आपने उसको सुने बगैर ये फ़ैसला दे दिया 5 जजों ने। अभी उसने दलाइल शुरू भी नहीं किए थे और एक जुमला बोला था आर्टिकल 25 का, और 5 जजेस चले गए और वापस आके फैसला सुना दिया। आपने आर्गूमेंट सुना ही नहीं और उस ऑर्डर में भी किसी आर्गूमेंट का जिक्र नहीं है, और ये बड़ी गैर मामूली बात थी। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रेटजी है, तो रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि कोर कमेटी के एलामिया में बड़ा वाजे कि उनको नहीं बैठना चाहिए हमारे केसेस में, लेकिन फैसला कानूनी टीम करेगी और गालिबन कानूनी टीम का ये फैसला नहीं है कि वो कहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि आप इससे अलग हो जाएं। लेकिन कल आपने देखा कि एडवोकेट जनरल साहब वाली कंट्रोवर्सी सामने आई, खबरें थी कि शायद जो है उन्होंने ख़त लिख दिया लेकिन उन्होंने आके उसको रद्द कर दिया। अब आपको लग रहा है कि कानूनी तौर पे भी तहरीक इंसाफ की फैसला कल कर सकती है? देखिए बिल्कुल कर सकती है। देखिए ये हर फरीक का राइट है, और फरीक चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे कोई सियासी जमात है, ये उसका राइट है अगर वो समझती है कि किसी जज को नहीं बैठना चाहिए। और यही काजी फाजिसा थे जिनके मुतालिक इनके साथी जजों ने 5 जजों ने ये ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लिख दी थी, हुक्म नहीं था, बहुत से लोग कहते हैं हुक्म था, कि इमरान खान से मुतालिक इनको केस नहीं सुनने चाहिए। ये रिमार्क्स थे या ऑब्जर्वेशन थे, ये कोई डायरेक्शन या जजमेंट नहीं थी। तो ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस बेंच ने ऑर्डर दिया था, और उसकी वजह थी एक, वो वजह अब हमें समझ आती है जब से हम 13 जनवरी का फैसला देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने किया बल्ले के निशान के हवाले से, जो कि इस तमाम आज के सियासी बहरान की जड़ है और इस फसाद की जड़ है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस का इस बेंच पे होना, चाहे कोई एतराज़ करे या ना करे, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। आप फिर कम से कम ये तो बता सकेंगे ना कि जो भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा जिस तरीके से भी इस फुल कोर्ट को चला रहे हैं, या जो सवालात कर रहे हैं, या किसी और को सवाल नहीं करने दे रहे, या जो जवाबात मांग रहे हैं या किसी और को जवाब नहीं देने दे रहे, तो उसका पस मंज़र क्या है ये हम बताने की पोजीशन में होंगे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो केस सुनते या नहीं सुनते, मगर कम से कम हम इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा क्या वो कंसिस्टेंट हैं 13 जनवरी के फैसले के हवाले से, या फिर वो कोई कुफारा अदा करना चाह रहे हैं और कोई बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट या कुफारा अदा करने की बात क्यों आएगी? जो केस चलना चाहिए वो तो कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। यहाँ पे एक ECP का फैसला है। मसला ये ना, पहले अगर कानून के मुताबिक नहीं चला तो अब अगर कानून के मुताबिक चलेगा तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसमें क्योंकि जो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने मुअत्तल किया था रिजर्व सीट्स वाला मामला, और उन्होंने कहा था फिर लार्जर बेंच इसको सुनेगा, फुल कोर्ट सुन रहा है, तो इसमें कानूनी पोजीशन जो है, एक तरफ तो ये है सवाल कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि अगर इनको नहीं मिलती कानूनी तौर पे तो क्या दूसरी जमातों को मिल सकती है, उस पर तो बड़े वाज़े ऑब्जर्वेशन आ चुके थे, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच था। डू यू थिंक कानूनी तौर पे इसमें कितनी गुंजाइश है हुकूमत के पास ये केस? देखिए कानूनी तौर पे इसमें बहुत गुंजाइश है। एक चीज़ साबित हो चुकी है कि आइन के अंदर एक इबाम है, और वो इबाम ये है कि अगर एक सियासी जमात को किसी भी वजह से सीटें नहीं दी जा रही तो क्या उसकी सीटें दूसरों को दी जा सकती हैं? आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। आइन में सिर्फ इस बात की गुंजाइश है कि जितनी सीटें जिस जमात ने उसी तनासुब से उसके तनासुब से उसे मिल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। फिर जैसे अतमरुल्लाह ने सवाल उठाया था कि अगर 200 बंदा आज़ाद जीत जाता है तो उसकी जो है आज़ाद सीटें हैं वो खाली पड़ी रहेंगी, और जब आइन के मुताबिक जब तक ये सीटें तमाम पूर्ण नहीं हो जाती उस वक्त तक आइनी तरमीम नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इबाम है, तो ये सिर्फ इबाम सिर्फ ये दूर नहीं होना, क्योंकि इस बात का भी फैसला होना है शहजाद कि क्या जो इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमात है सिर्फ उसको सिंबल ना मिलने की वजह से आप उसको कहेंगे वो सियासी जमात नहीं रही, इस बात का भी सवाल होगा। और इस बात का इम्कान है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं PTI को ये मखसूस नशिस्तें जो है मिल जाएँ। सही है। और ऑब्वियसली जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का या पेशावर हाई कोर्ट का, उसकी एक बुनियाद ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले से रिजर्व सीट्स नहीं जमा करवाई हुई, तो अब तो एक जगह रूल और एक कानून आ जाता है कि क्या नई लिस्ट जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंड तो की जा सकती है लिस्ट। और दूसरी जगह ये सवाल है जो एक आइनी सवाल है कि क्या तनासुब से ज़्यादा सीटें आपको मिल सकती हैं। ये देखिए ये प्रोसीजरल मैटर है, जो कि इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर तो बड़े वाजे हैं कि अगर आपने लिस्टें जमा नहीं कराई टाइम के ऊपर तो आपको नहीं मिलेंगी, मगर इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन पे हावी नहीं हो सकता। जब एक चीज़ आइन में इबाम पैदा हो गया है, एक वैक्यूम पैदा हो गया है, तो उस वैक्यूम को फिल जैसे भी किया जाएगा उस फिर ये जो प्रोसीजर है और ये जो इलेक्शन एक्ट है
इसकी अहमियत नहीं रहेगी। फिर आइन की अहमियत होगी, आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन होगी और सियासी जमात की डेफिनेशन लाई जाएगी कि क्या सियासी जमात जीत के आने वाली होती है या सियासी जमात वो होती है जिसके नाम पे लोग वोट डालते हैं और जिसके नाम पे मैंडेट देते हैं जिस पार्टी को, और ये मैंडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दिया गया। अगर आइन में ये इंटरप्रेट कर दिया गया कि ये मैंडेट पीटीआई को मिला है तो फिर ये मखसूस नशिस्तें बराह रास्त पीटीआई को भी मिल सकती हैं। और इसका जो अब तो खैर वो पीटीआई वाला तो मामला ही खैर खत्म हो गया है, वो कह दे अलग बात है फैसले में नहीं, लेकिन आइन की तशरीह के दौरान अगर वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाली जो जमात है वो अगर पीटीआई है, वो सब कह रहे हैं कि हमने पीटीआई के तौर पर लड़ा है और लोगों ने वोट भी पीटीआई टेक्निकली तो आजाद लड़ा है ना, लेकिन टेक्निकली आइन की जब तशरीह होगी तो फिर कानून पे भी हावी हो जाएगी। और मतीउल्लाह साहब, क्योंकि जो भी फैसला आएगा इसके बड़े फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे, सियासी इंप्लीकेशंस भी होंगे, और ये भी एक बहस होगी कि सेनेट का इंतखाबात इसी तनासुब से हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, ऐसे मामला पे क्या होते हैं? क्या जो ग्राउंड रियलिटीज़ है या जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है? मेरे ख्याल में उसको तो प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर फैसला में भी ये चीज़ें होती रही हैं। 88 में जो नीजों की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर आइनी तौर पे हुई है, मगर उसको बहाल नहीं किया गया। तो ये जो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का एक प्रिंसिपल है वो उस पर अप्लाई किया जा सकता है। मगर मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मेन इशू ये नहीं है कि इजाफी सीटें मिल सकती है या नहीं, मेन इशू ये है कि जो इलेक्शन लड़ने वाली जमात अगर उसको सिंबल न दिया जाए या फिर अगर असम्बली में 200-250 आज़ाद उम्मीदवार आ जाएँ तो इसका क्या होगा? फिर इसका मतलब है आइन में इबाम है और आइन में इबाम दूर करने के लिए इलेक्शन लड़ने वाली जमात को जमात तस्लीम किया जाएगा, ना कि जीत के आने वाली जमात को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करते हैं इसके बाद। वेलकम बैक। इंडिया में 7 मराइल पर मुश्तमिल तवील इंतखाबी अमल कल इख्तिताम पजीर हो गया है और अब इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। लेकिन इन सरकारी नताइज से पहले एग्जिट पोल सर्वेस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं और अहम बात यह कि तमाम एग्जिट पोल सर्वेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बीजेपी इत्तेहाद की मुसलसल तीसरी हुकूमत का क़याम अब यकीनी हो गया है। भारत में तकरीबन 10 के करीब इदारों ने एग्जिट पोल सर्वेस कंडक्ट किए हैं, जिनमें 5 बड़े इदारों ने 543 रुकनी लोकसभा में बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 353 से 401 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबल कांग्रेस की सरबराही में बनने वाले इत्तेहाद इंडिया को 125 से 182 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की जा रही है। इन 5 इदारों में इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 भी शामिल है, जिन्होंने 2019 के इंतखाबात के दौरान जो एग्जिट पोल सर्वे किए थे वो तकरीबन 99% दुरुस्त साबित हुए थे। इसलिए हम इन्हीं 2 इदारों के एग्जिट पोल सर्वे के आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी का हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए लोकसभा के 543 में से 361 सीटें जीतने में कामयाब होगा, जबकि कांग्रेस के ऑपोजिशन इत्तेहाद की 131 से 166 नशिस्तों की पेशगोई की गई है। इसी तरह 24 न्यूज़ के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद का 385 से 415 सीटें जीतने की, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद का 96 से 118 नशिस्तें जीतने का इम्कान है। इन 2 इदारों के एग्जिट पोल सर्वेस के नताइज के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद इंडिया के हार्टलैंड कहलाने वाले रियासतों में अपनी रिवायती बरतरी को बरकरार रखने में कामयाब रहा है, जबकि जनूबी रियासतों में बीजेपी पहले से बेहतर नताइज हासिल करेगी। यानी तकरीबन तमाम एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी की 2/3 अक्सरियत के साथ तीसरी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर संगीन असरात होंगे। खासतौर पर यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनकर पाकिस्तान और अक़लियतों से मुतल्लिक क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, क्योंकि इनकी इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान और अक़लियतों से मुतल्लिक नफरत अंगेज बयानिए से भरपूर रही। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और अक़लियतों के हवाले से क्या इकदाम लेते हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 के इंतखाबात से पहले जब नरेंद्र मोदी ने अपने मंशूर में कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म करने का वादा किया था तो हुकूमत बनने के बाद पहला इकदाम उन्होंने यही लिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके उसे भारत का हिस्सा बना दिया था। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी भारत का सेक्युलर तशख़्ख़ुस खत्म करके उसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आइन में तरमीम करते हैं या नहीं, जिसकी ख्वाहिश का इजहार बीजेपी के मुतअद्दिद रहनुमा अपनी इंतखाबी मुहिम में करते रहे। अहम बात यह कि इन एग्जीक्यूटिव पोल नताइज से पहले ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद भी जीत का दावा कर दिया है। पोलिंग के इख्तिताम पर एक्स पर पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि पूरे भारत में लोगों ने रिकॉर्ड तादाद में एनडीए के लिए वोट किया है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने के लिए हमने कैसी इस्लाहात की हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इन एग्जिट पोल्स नताइज को फ्रॉड और मोदी मीडिया का झूठ करार दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस के सरबराह मलिक अर्जुन खारजे ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस 295 सीटें जीत चुका है, जबकि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल नताइज को जाली और गोदी मीडिया की जहनी खुराफात करार दिया है।
इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? तुम उस वाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एजाज साहब, वहाँ पे सियासी जमातें तो अभी भी क्लेम कर रही हैं कि हम ज़्यादा नशिस्त से जीते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स के नताइज अगर दुरुस्त साबित होते हो, मोदी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, आपके ख्याल में जो इलेक्शन के दौरान मुहिम में वो बयानियाँ बना रहे थे, या वो पाकिस्तान के खिलाफ था या मुसलमानों के खिलाफ था, क्या उसको महज एक रेटरिक के तौर पे लिया जाए, या आपको लगता है कि वो उस भारी अक्सरियत के साथ आगे बढ़ेंगे और आइन में तब्दीलियां भी कर सकते हैं? जी, अभी तक तो जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद किया। आपने खुद अपने बयानिए में बताया कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। इस दफा मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है कि हिंदू रियासत बनाना है। अब उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में किसी को एतराज़ नहीं होगा कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में है तो बनाए हिंदू रियासत, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो हिंदू रियासत में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जगह पहले ही तंग कर रहे थे, बिल्कुल तंग कर देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपने हमसायों के साथ भी जो उनका रेटरिक है वो बड़ा ही हॉस्टाइल ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ रहा है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियाँ वो फौरी तौर पर लेकर आएंगे, और जिसके लिए उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मैं कई हिंदुस्तानी दानिश्वरों से मिला हूँ, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ, और वो यही समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये रेटरिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ रेटरिक नहीं होती, और ये मुल्क के अंदर फाशिस्ट टेंडेंसीज आएंगी। हिंदू रियासत बनाने के लिए फाशिस्ट टेंडेंसीज उस पर बड़ा लिखा जा रहा है, और बाहर के मुल्कों के साथ ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, तो वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है, कि ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर ये पोल सही साबित हो जाते हैं और वो आ जाते हैं, अभी ये तय नहीं है कि वो किस मेजॉरिटी से जीतेंगे। क्या 362 सीट्स ले लेंगे जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकें या नहीं, ये भी कह नहीं सकते आप। लेकिन ये नज़र सबको ये आ रहा है कि वो शायद जीतेंगे, और जीतने के बाद ये दो प्रायोरिटीज़ तो मुझे उनकी होती नज़र आ रही है कि हिंदुत्व वाली अपने मुल्क के अंदर हिंदू रियासत बनाने के ख्वाब को मज़ीद आगे ले जाना, और दूसरा एक हार्ड लाइन अप्रोच विद दी नेबर्स, क्योंकि उसको वो पहले से कह चुके हैं कि हम अपने हमसायों में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद है कि हम इस इलाके के पुलिसमैन और हेजमॉन। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।